नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें। इस कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रविकांत सिंह। रवि, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में अब से कुछ देर बाद गोवा का मुकाबला मुंबई सिटी से होगा। फीफा ने आज बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स के विभिन्न वर्गों के लिए नॉमिनेशंस की घोषणा की है। अवार्ड का वर्चुअल आयोजन 17 दिसंबर को किया जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार के अलावा तीनों फॉर्मेट्स के लिए नॉमिनेट किया है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में अब से कुछ देर बाद गोवा का मुकाबला मुंबई सिटी से होगा। इससे पहले रविवार को गोवा और बेंगलुरु का मुकाबला हुआ था, जो 2-2 गोल से ड्रॉ रहा था। कल चेन्नई एफसी ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराया। चेन्नई एफसी पिछले साल की फाइनलिस्ट है। इस जीत से उसे 3 अंक मिले हैं। मैच में तीनों गोल पहले टाइम में हुए। दूसरे हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। चेन्नई एफसी की ओर से अनिरुद्ध थापा और इस्मा ने पहले और 26वें मिनट में गोल किए। वहीं जमशेदपुर एफसी की ओर से 37वें मिनट में निर्जस वास्किस ने गोल किया। अनिरुद्ध थापा के नाम फास्टेस्ट गोल ऑफ द आईएसएल का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। उन्होंने 53 सेकंड के अंदर गोल कर इतिहास रचा। अगर अंक तालिका की बात करें तो इस समय चेन्नई एफसी एक जीत के साथ 3 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि मौजूदा चैंपियन एटीके मोहन बागान के भी 3 अंक हैं और वो दूसरे स्थान पर है। बेंगलुरु के 1 अंक के साथ 5वें, जबकि गोवा 1 अंक के साथ 6ठे स्थान पर है। तो जिस तरह से अगर हम देखें तो आईएसएल के ऊपर इस समय सबकी निगाहें लगी हुई हैं, और 7:30 बजे आज का मैच शुरू हो रहा है गोवा और मुंबई सिटी से। किस तरीके से देखते हैं दोनों टीमों को? देखिए, गोवा के लिए थोड़ा सा एडवांटेज जरूर है क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, लेकिन अब किसी भी टीम के लिए होम या अवे एडवांटेज की बात की नहीं जा सकती क्योंकि सारे मैचेस गोवा में ही खेले जाने हैं। लेकिन मुंबई की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी। पहले मैच में आपको याद होगा कि उन्होंने एक भी शॉट गोल पे नहीं मारा था पूरे 90 मिनट के खेल में। तो इस तरह की जब परेशानियां आती हैं तो टीम में काफी बौखलाहट आ जाती है, और देखना है कि आज वो किस तरह से अपना प्रदर्शन को और बेहतर करते हैं। और बिल्कुल मुंबई सिटी एक मजबूत टीम मानी जाती है, और जिस तरह से उनका जो सामना था, हालांकि उनके जो अपोनेंट हैं वो भी कोई कम नहीं है, और आज देखना होगा कि कौन सी टीम जो है वो भारी पड़ती है। अगर आप देखें स्कोर लाइन तो कहीं भी बहुत ज्यादा फर्क है नहीं जी, 1-2 मैक्सिमम। तो ये दिखा रहा है कि टीमों में काफी जबरदस्त टक्कर चल रही है, और जाहिर है कि सीजन की शुरुआत है तो थोड़ा समय लगेगा प्लेयर्स को अपना लय में आने में, और उसके बाद हमें पूरी उम्मीद है कि और गोल देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज का मैच भी बड़ा रोमांच भरा रहेगा और दोनों ही टीमें अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगी। फुटबॉल की ही बात करते हैं। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, इजिप्ट के मोहम्मद सलाह और पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। फीफा ने आज बेस्ट फुटबॉल अवार्ड की कई कैटेगरीज के लिए नामों का ऐलान किया। अवार्ड सेरेमनी का वर्चुअल आयोजन 17 दिसंबर को किया जाएगा। पहले ये अवार्ड सेरेमनी सितंबर में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा। मेसी ने पिछले साल रिकॉर्ड 6ठी बार बेलोन डी ओर अवार्ड जीता। इस मामले में उन्होंने रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया, और पिछले 12 सालों में मेसी ने 6 और रोनाल्डो ने 5 बार ये पुरस्कार अपने नाम किया है। 2018 में क्रोएशिया और रियल मैड्रिड के लुका मोद्रिच ने ये पुरस्कार जीता था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए ये पुरस्कार बड़े मायने रखते हैं, और जहां तक ये जो दिग्गज खिलाड़ियों का नाम लिया, इनके लिए तो मतलब जब भी ये खेलते हैं तो कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह के नाम नॉमिनेट किए गए हैं बैलन डी ओर के लिए,
जाहिर है कि सबसे टॉप प्लेयर्स हैं जी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि अभी इटालियन सेrie A में खेल रहे हैं यूवेंटस के लिए, बार्सिलोना की ओर से खेल रहे हैं लायनल मेसी। तो ये दिखा रहा है कि ये टीमें, ये जो क्लब हैं, उनके प्रदर्शन को कितना गंभीरता से लिया है फीफा ने, और जिस तरह से ये खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी टीमों को लगातार जीत दिला रहे हैं। वैसे बार्सिलोना की हालत अभी फिलहाल खस्ता है जी। लेकिन टॉप 10 में नहीं है, अभी हार गए मैच। ला लीगा में टॉप 10 में नहीं है, जी। 11वें स्थान पे है। लेकिन लायनल मेसी जब तक हैं तो उम्मीदें उनके फैंस की बनी रहेंगी। यही दिखा रहा है कि प्लेयर की जो काबिलियत है उस पर कितना भरोसा है। बिल्कुल, आपने मेसी का नाम लिया तो ये बता दें कि लियोनेल मेसी ने, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, 6 बार ये खिताब जीता है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर 5 जीत के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं पुर्तगाल के, और उसके बाद फिर आते हैं ब्राजील के रोनाल्डो 3, फिर जिनेदिन जिदान फ्रांस के 3 बार इन्होंने अवार्ड जीता है, और साथ में ब्राजील के रोनाल्डिन्हो का नाम है जिन्होंने 2 बार इस खिताब को जीता है। जी, और हर एक के नाम जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं जी, ये दिग्गज खिलाड़ी हैं जी, चाहे वो जिडान हो या रोनाल्डिनियो हो। रोनाल्डो तो खैर फ्री किक्स के लिए जाने ही जाते थे जी, अपनी जो गोली जैसी तोप का गोला दागते थे वो। तो ये दिखा रहा है कि प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, और जाहिर है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल होती नहीं है। जो प्लेयर्स नॉमिनेट किए जाते हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा बहस की भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इन्होंने पूरे सीजन बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है और इसी को रिवॉर्ड किया जाता है। बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके लिए ये अवार्ड दिया जाएगा। जैसे अगर हम बेस्ट मेंस और वुमेन्स गोलकीपर के लिए 6 खिलाड़ियों को नॉमिनेशन किया जाएगा। बेस्ट कोच अवार्ड होगा। इसके अलावा मेंस फुटबॉल के लिए जो नॉमिनेशन होगा, फीफा बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड होगा, बेस्ट कोच का अवार्ड होगा, और इस तरह से कई सारी कैटेगरीज हैं। कैप्टन और इसकी एक खास बात यह है कि इस कैटेगरी के लिए कैंडिडेट को 2 एक्सपर्ट्स के पैनल ने चुना है। फीफा ने कहा है कि अवार्ड्स के विनर वोट के द्वारा तय किए जाएंगे। विनर विभिन्न देशों के कप्तान और कोच के साथ साथ 200 पत्रकार के वोट्स के आधार पर तय किए जाएंगे। साथ ही फैंस भी ऑनलाइन बैलेट से अपने फेवरेट को वोट दे सकेंगे, और ये जो वोटिंग प्रक्रिया है ये आज से शुरू होगी और 9 दिसंबर को खत्म होगी। तो इसके आधार पर विनर का चुनाव किया जाएगा। और वोटिंग के बारे में खास तौर बात यह है कि जो वेटेज देती है जी, फैंस के वोट्स को उतना वेटेज नहीं दिया जाता है जितना कि नेशनल टीम कैप्टन और नेशनल टीम कोचेस को दिया जाता है। तो अगर आप तुलना करें तो उसका अनुपात होता है 1:25, इतना फर्क होता है जी। तो एक वोट जो कप्तान या कोच का मिलता है वो सबसे अहम होता है, और उसी के कारण जो आखिरी विजेता चुना जाता है वो उन्हीं वोट्स के आधार पर। फैंस की वोटिंग ठीक है, इन्वॉल्वमेंट रहता है जी, लेकिन उसको उतनी तवज्जो फीफा नहीं देता है। बिल्कुल, क्योंकि फैंस के नंबर्स भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बायस्ड हो सकते हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं उस टेक्निकलिटी को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को, या जो भी हमारे कप्तान हैं टीम्स के और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनको ज्यादा वेटेज। टेक्निकल एक्सपर्ट्स के अलावा देखिए पिछले 25 साल से आपको ये सुविधा आ गई है इंटरनेट की जी। उसके पहले आपको पेपर बैलेट्स जी से वोट दिया तो लोग पोस्ट करते थे बैलेट्स, तो वो जमाना और था। लेकिन वोट्स उस समय भी जो नेशनल टीम के वोट्स होते थे, नेशनल टीम कैप्टन्स, नेशनल टीम कोचेस, उनकी वोट्स को अलग गिना जाता था और उनके आधार पर ही जो अंतिम विजेता चुना जी। और 2019 की अगर हम बात करें या पिछले अवार्ड की बात करें तो 23 सितंबर को बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स का आयोजन किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने बेस्ट मेन और यूनाइटेड स्टेट्स की मेगन रेपोलो ने बेस्ट वुमन फुटबॉलर का अवार्ड जीता था। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे और अवार्ड्स थे जिनको दिए गए, जैसे बेस्ट फीफा वुमन गोलकीपर सारी वान वेंदेनाल ने नीदरलैंड से जीता था। इसके अलावा बेस्ट फीफा मेंस कोच जर्जन क्लोप ने लिवरपूल के लिए खेलते हैं। इसके अलावा बेस्ट फीफा वुमेन्स कोच के लिए जेली ए लिस जो कि अमेरिका की हैं। इसके अलावा फीफा फेयर प्ले अवार्ड मार्सेलो बिएसला जो कि लीड्स यूनाइटेड क्लब के हैं, और फीफा पुरस्कार जो अवार्ड्स हैं इसके लिए डेनियल सूरी हंगरी के, और फीफा फैन अवार्ड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलर कैटेगरी है उसमें सिल्विया ग्रीको को ये अवार्ड मिला था। और जिक्र करना चाहिए कि जोर्गन क्लॉप जो कि लिवरपूल के कोच हैं, जर्मनी के नागरिक हैं, जर्मनी की राष्ट्रीय टीम के कोच भी रह चुके हैं, और बिएसला का जो फेयर प्ले अवार्ड के लिए चुना जाना वो बहुत बड़ी कामयाबी है लीड्स यूनाइटेड के लिए, क्योंकि लीड्स यूनाइटेड हमें भूलना नहीं चाहिए
पिछले साल प्रीमियर लीग में नहीं थी जी। वो फर्स्ट डिवीजन में खेल रही थी और वहां से प्रमोट होकर इस सीजन आई है। तो इतना लंबा सफर तय किया है बेजला ने लीड्स यूनाइटेड के साथ और इस बार भी जिस तरह की शुरुआत की है मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हैरानी की बात है। सबकी निगाहें लगी हुई हैं लीड्स यूनाइटेड के बेजला के ऊपर। जी बिल्कुल, तो हमारी ये नजर इन अवार्ड्स पर बनी रहेगी, हम इसके बारे में आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फुटबॉल पर ही रहते हैं और बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की, जिसके एक रोमांचक मैच में साउथहैम्पटन ने वुल्व्स को बराबरी पर रोक दिया। थियो वॉलकोट के साउथहैम्पटन की ओर से लगभग 15 साल में पहले गोल की मदद से टीम ने वुल्व्स के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला। इस फॉरवर्ड ने जनवरी 2006 से अपनी टीम की ओर से पहला गोल किया। थियो वॉलकोट ने अपना गोल 98वें मिनट में किया। वॉलकोट 2006 में पहली बार साउथहैम्पटन से जुड़े थे। पेड्रो नेटो ने 75वें मिनट में राउल जिमेनेज के पोस्ट से टकराकर लौटे शॉट को गोल में बदलकर वुल्व्स को बराबरी दिला दी। साउथहैम्पटन तालिका में 5वें स्थान पर बरकरार है और उसके 9 मैचों में 5 जीत के साथ 17 अंक हैं। वुल्व्स 9 मैचों में 4 जीत के साथ तालिका में 9वें स्थान पर है और उसके 14 अंक हैं। अगर तालिका में अन्य टीमों के पॉइंट्स पर एक नजर डालें तो स्पर्स 9 मैचों में 6 जीत के साथ 20 अंक लेकर तालिका में शीर्ष स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर 20 अंक लेकर लिवरपूल भी 9 मैचों में 6 जीत के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। चेल्सी ने अब तक कुल 9 मैच खेले हैं, जिसमें 5 में उसे जीत मिली है और उसके 18 अंक हैं। अगर हम इन टीमों के बीच में देखें तो बड़ा क्लोज कंटेस्ट है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। नहीं, इंग्लिश प्रीमियर लीग में आप देखेंगे हमेशा ही टॉप 5 की जो टीमें होती हैं उनमें फासला बहुत कम रहता है और हैरानी की बात यह है कि अभी तक मैनचेस्टर की दोनों टीमें नहीं आई हैं टॉप 5 में। जी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी दोनों ही टॉप 5 से बाहर है। स्पर्स जरूर नंबर 1 पर है, लेकिन जर्गन क्लॉप के लिवरपूल भी बहुत पीछे नहीं है, नंबर 2 पर है। पिछले साल के विजेता है लिवरपूल और जाहिर है कि जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत है, 10 मैच भी नहीं खेले गए हैं, 18 मैच खेले होते हैं पूरे सीजन में। तो ये दिखा रहा है, माफ कीजिएगा, 38 मैच खेलने हैं जी। 38 में से अभी 8 मैच हुए हैं, तो 30 मैच बाकी हैं, तो काफी फेरबदल की गुंजाइश है। कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और अमूमन देखा गया है कि जो दिसंबर के अंत में जी जो मैच होते हैं, क्रिसमस न्यू ईयर वीकेंड से कहते हैं हॉलिडे सीजन गेम्स, जिसमें कि आपको लगभग 10 दिन के अंदर 3 मैच खेलने होते हैं जी। उस समय जो टीम सबसे ज्यादा पॉइंट ले जाती है वो सबसे मजबूत स्थिति में आ जाती है। आपने हॉलिडे की बात करी तो बहुत सारे ऐसे फैंस होते हैं जो ऐसे सीजन में मैच देखना जाना पसंद करते हैं और उन फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में अगले हफ्ते से फैंस के लिए ये खुशखबरी है कि दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2 दिसंबर को राष्ट्रीय लॉकडाउन खत्म होने पर कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील देने और स्टेडियम में दर्शकों की वापसी को स्वीकृति देने की घोषणा की है। हालांकि ऐसे क्षेत्र जहां कोविड-19 के संक्रमण का खतरा कम है, वहां के स्टेडियमों में शुरुआत में 4000 तक दर्शकों को आने की स्वीकृति होगी और अन्य जगहों पर अधिकतम 2000 दर्शक ही स्टेडियम में आ पाएंगे। तो कहीं न कहीं एक फुटबॉल का मैच हो रहा हो, इतने बड़े क्लब्स कि खिलाड़ी मैदान में हो और दर्शक ना हो तो बात कुछ बनती नहीं दिखाई देती। जी हाँ, बिल्कुल। और मुश्किल की बात यह होगी कि हर क्लब के जो सीजन टिकट होल्डर्स होते हैं वो 4000 से ज्यादा होते हैं जी। तो अब क्लबों के लिए मुश्किल है कि किसको रोकेंगे वो ये बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है उनके लिए कि अब जहां 2000 है, आपके पास मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान है जी 60,000 प्लस, अब उसमें आप 4000 भी मान लें तो क्या किसको रोकेंगे आप? बिल्कुल 60,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में अगर 2000 या 4000 दर्शक बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ लोग आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा ये एक उत्साहवर्धन होगा। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दर्शक दीर्घाएं खाली हो, सीटें सब खाली हो जी, वहां खेलना और जहां कम से कम कुछ तो शोर मचेगा जी, बिल्कुल, कुछ तो इसे कहते हैं माहौल बनेगा जी। और
अब बात करते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया स्वतंत्र अध्यक्ष चुना गया है। बार्कले ने सिंगापुर के इमरान ख्वाजा को पीछे छोड़कर ये पद हासिल किया है। बार्कले भारत के शशांक मनोहर की जगह लेंगे। कल आईसीसी की तिमाही बैठक के दौरान मतदान हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया में 16 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें टेस्ट खेलने वाले देशों के 12 पूर्ण सदस्य, 3 एसोसिएट देश और एक स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल हैं। बार्कले ने कहा कि आईसीसी का अध्यक्ष चुना जाना सम्मान की बात है और समर्थन के लिए मैं अपने साथी आईसीसी निदेशकों का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि हम एकजुट होकर खेल को आगे ले जाएंगे और वैश्विक महामारी से उबर कर मजबूत वापसी और प्रगति करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने सदस्यों के साथ मिलकर काम करते हुए हमारे महत्वपूर्ण बाजारों के अलावा इसके बाहर भी खेल को मजबूत करने को लेकर उत्सुक हूं, जिससे कि दुनिया के अधिक लोग क्रिकेट का लुत्फ उठा सकें। न्यूजीलैंड के इस अधिकारी ने मतदान में 11-5 से जीत दर्ज की। दूसरे दौर के मतदान में उन्हें क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका का महत्वपूर्ण वोट मिला, जिससे वो जीत दर्ज करने में सफल रहे। पिछले हफ्ते पहले दौर के मतदान के दौरान उन्हें 10 और ख्वाजा को 6 वोट मिले थे, लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार विजेता के लिए 16 सदस्यों के आईसीसी बोर्ड में 2/3 बहुमत यानी 11 वोट हासिल करना जरूरी है। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी बोर्ड के 17वें सदस्य हैं, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। माना जा रहा है कि भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड ने बार्कले के पक्ष में वोट किया, जिन्होंने टीमों के अधिक द्विपक्षीय श्रृंखलाएं खेलने का समर्थन किया। तो कहीं न कहीं एक बड़ी जीत, और जिस तरह से आईसीसी की जो भूमिका है, अब नए अध्यक्ष आ गए हैं तो कुछ नया देखने को मिलेगा। जी हाँ, सबसे पहली जिम्मेदारी होगी उनकी कि जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है जी, उसको एक नया रूप दें, क्योंकि जो पुराना फ्यूचर टूर प्रोग्राम था वो तो अब रद्द हो गया है। उसके बिना पर आप खेल नहीं सकते हैं। तो अब जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स हैं, उसके लिए आपको नए पॉइंट सिस्टम बनाए गए हैं, आपको सुपर लीग बुलाया गया है ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग के लिए। तो इस तरह से कुछ नई नई कोशिशें कर रही है आईसीसी, जिससे कि लोकप्रियता बढ़े और खेल की। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार के अलावा तीनों फॉर्मेट्स के लिए नॉमिनेट किया है। आईसीसी पुरस्कारों के ऊपर आइए सुनते हैं नईम अख्तर की ये रिपोर्ट। आईसीसी ने दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों का नॉमिनेशन कर दिया है। इसके सबसे बड़े पुरस्कार दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए विराट कोहली के साथ भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी शामिल हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर संगकारा को भी नॉमिनेट किया गया है। दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी में भारत की ओर से विराट कोहली और रोहित के अलावा महेंद्र सिंह धोनी का नाम नॉमिनेट किया गया है। दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी में विराट के अलावा इंग्लैंड के जो रूट, न्यूजीलैंड के विलियमसन और ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ का नाम भी शामिल है। सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी में कोहली के अलावा अफगानिस्तान के राशिद खान, दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर, ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच के नाम के साथ रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है। दशक के स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड में कोहली के अलावा न्यूजीलैंड के विलियमसन और ब्रेंडम मैकुलम, पाकिस्तान के मिसबाहुल हक, भारत के एमएस धोनी और श्रीलंका के महिला जयवर्धने इस रेस में शामिल हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, तो इस तरह से ये पुरस्कार जो है उम्मीद करते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों को जरूर मिलेगा। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना काल के बाद अब खेल के लिहाज से हालात पटरी पर लौट रहे हैं। आईपीएल के बाद अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। इस दौरे के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड की मेजबानी करेगी और इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। इंग्लैंड के अगले साल होने वाले भारत दौरे में सीमित ओवर की सीरीज को शामिल करने के लिए नियमित 5 के स्थान पर 4 टेस्ट कराए जाएंगे और यहाँ पे संशोधित कार्यक्रम में टी20 मैचों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। जिसका मुख्य कारण यही है कि आपको अगले साल टी20 वर्ल्ड कप भी मेजबानी करनी है भारत को, तो इसी कारण से उसमें अभ्यास का ध्यान में रखते हुए ये मैचेस बढ़ा दिए गए। जी, और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रवि, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।